नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA 2023 के एक बहुत ही ज़रूरी और सच कहूँ तो काफ़ी दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। ये है मुकर संस्वीकृति या जिसे हम रिट्रैक्टेड कन्फेशन कहते हैं। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारे नए कानून में इसका आखिर मतलब क्या है। जय हिंद। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को ध्यान में रखते हुए हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, व्हाट डू यू मीन बाय रिट्रैक्टेड कन्फेशन या मुकर या वापस ली गई संस्वीकृति से आखिर हम समझते क्या हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी क्रिमिनल केस का रुख पूरी तरह से बदल सकता है। आज की इस पूरी चर्चा में हम कुछ खास बिंदुओं पर फोकस करेंगे। सबसे पहले ये मुकर संस्वीकृति है क्या, फिर अदालत इसे किस नज़र से देखती है, ये संपोषण नाम की जो सच्चाई की कसौटी है इसका क्या मतलब होता है। हम कुछ असल केस स्टडीज भी देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि सबूत के तौर पर इसकी वैल्यू कितनी है। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं, आखिर ये मुकर संस्वीकृति होती क्या है। अच्छा, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के जो सिद्धांत हैं उनके हिसाब से मुकर संस्वीकृति या रिट्रैक्टेड कन्फेशन है क्या। देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां कोई आरोपी, मतलब जिस पर इल्जाम है, वो ट्रायल शुरू होने से पहले तो अपना जुर्म कबूल कर लेता है, लेकिन जैसे ही मामला अदालत में पहुंचता है वो अपने ही दिए हुए बयान से पलट जाता है, कहता मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये स्लाइड इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही साफ साफ दिखा रही है। कहानी के आप समझिए दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा, ट्रायल से पहले एक कबूलनामा होता है, हाँ मैं मानता हूं मैंने ये जुर्म किया है। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, ट्रायल के दौरान वही इंसान अपने बयान से पलट जाता है। वो कहता है मैंने तो कभी कबूल ही नहीं किया, या फिर मेरा जो कबूलनामा था वो झूठा था, मुझसे तो जबरदस्ती करवाया गया था। बस यही दो स्टेज मिलकर मुकर संस्वीकृति बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई अपने बयान से इस तरह पलट जाए तो हमारी अदालतें इसे कैसे देखती हैं, उनका नजरिया क्या होता है। चलिए अगले सेक्शन में इसी को समझते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत भी सुप्रीम कोर्ट का ये जो कहना है ये बहुत मायने रखता है। देखिए, 2001 के केस में कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ इस वजह से कि कोई अपने कबूलनामे से मुकर गया है, ये उसे सिरे से खारिज कर देने के लिए काफ़ी नहीं है। मतलब कोर्ट ऐसे बयानों को सीधे सीधे कूड़ेदान में नहीं फेंकती, वो इसकी जांच पड़ताल करती है। तो फिर अदालत देखती क्या है। यहां पर अदालत आप समझिए एक जासूस की तरह काम करती है। वो कई चीज़ों पर गौर करती है। बयान से मुकरा कब गया, क्या बहुत ज़्यादा देर कर दी, वो जो कबूलनामा था वो खुद कैसा था, क्या उसमें डिटेल्स थीं, और सबसे ज़रूरी बात, क्या वो बयान अपनी मर्जी से दिया गया था और क्या वो सुनने में सच्चा लग रहा है। इन सारे पहलुओं को तौलने के बाद ही अदालत किसी नतीजे पर पहुंचती है। और अब हम आते हैं इस टॉपिक के सबसे ज़रूरी नियम पर। यह है सच्चाई की कसौटी, जिसे कहते हैं संपोषण या कोरोबोरेशन। देखिए, यहां सबसे जरूरी शब्द है संपोषण, जिसका आसान भाषा में मतलब है पुष्टि करने वाला सबूत या सहायक सबूत। ये कानून का कोई पत्थर की लकीर वाला नियम नहीं है, बल्कि ये समझदारी का नियम है। इसका सीधा सा मतलब है कि अदालत उस मुकरे हुए कबूलनामे को सपोर्ट करने के लिए दूसरे आज़ाद सबूत ढूंढती है। वो कहती है, ठीक है तुमने कबूल किया था, पर क्या कोई और भी सबूत है जो तुम्हारी इस बात को सही साबित करे। अदालत की जो प्रक्रिया है उसे हम इन 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, क्या कबूलनामा स्वैच्छिक था, मतलब बिना किसी जोर जबरदस्ती या धमकी के दिया गया था। दूसरा, क्या वो अपने आप में सच लग रहा है, क्या कहानी में दम है। और तीसरा और सबसे अहम, क्या उसे किसी और आज़ाद सबूत का सहारा मिल रहा है। अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में है, तभी उस मुकरे हुए कबूलनामे को कोई वजन दिया जा सकता है। अगर आपको ये जो पूरा विश्लेषण और ये स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन है ये मददगार लग रहा है, तो एक छोटा सा काम ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही और मुश्किल विषयों को आसान बनाकर आप तक पहुंचाने में बहुत मदद करता है। चलिए अब इन सारे सिद्धांतों को असल जिंदगी के मामलों में काम करते हुए देखते हैं। हमारे अगले सेक्शन में हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अदालती फैसलों पर एक नज़र डालेंगे। ये स्लाइड बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाती है कि ये संपोषण यानी सहायक सबूत कितना ज्यादा जरूरी है। मधुकर मेहती के केस में क्या हुआ, आरोपी ने अपने कबूलनामे में जिन छिपी हुई जगहों के बारे में बताया था, वहां से तस्करी का सामान मिला। ये एक बहुत मजबूत सहायक सबूत था।
नतीजा, सजा को बरकरार रखा गया। अब इसके बिल्कुल उलट शंकर के केस में उसका कबूलनामा मेडिकल सबूतों से मेल ही नहीं खा रहा था। यहां सहायक सबूत नहीं था बल्कि विरोधाभास था, इसलिए सजा को पलट दिया गया। सरवंत सिंह का केस एक और बेहतरीन उदाहरण है। यहां आरोपी ने हत्या कैसे की इसका पूरा ब्यौरा देते हुए कबूल किया। फिर उसी की दी हुई जानकारी के आधार पर पुलिस ने खून से सनी दराज, बनियान और चादर जैसी चीजें बरामद की। भले ही वो बाद में अपने बयान से मुकर गया, लेकिन ये जो फिजिकल सबूत थे ये उसके कबूलनामे की सीधी सीधी पुष्टि कर रहे थे। इसलिए अदालत ने कहा कि सजा बिल्कुल सही है। तो इन सब बातों को समझने के बाद सवाल ये है कि एक मुकरे हुए कबूलनामे की सबूत के तौर पर आखिरी वैल्यू क्या है? अदालत में इसका वजन कितना होता है? तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, अपने आप में एक मुकरा हुआ कबूलनामा सबूत का एक बहुत बहुत कमजोर टुकड़ा होता है। क्यों? अरे भाई, क्योंकि जिस इंसान ने वो बयान दिया है उसी ने उस पर सवालिया निशान लगा दिया है। इसलिए ये अकेला किसी भी केस को साबित नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 1980 के इस मामले में इस नियम को बिल्कुल साफ कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ एक मुकर्रे हुए कबूलनामे के आधार पर किसी को दोषी ठहराना बिल्कुल असुरक्षित होगा, जब तक कि उसे स्वतंत्र, अलग और भरोसेमंद सहायक सबूतों का सपोर्ट ना मिले। ये बात संपोषण के नियम को पत्थर की लकीर बना देती है। अगर हम इसे सिर्फ एक शब्द में कहना चाहें तो बिना सहायक सबूतों के एक मुकरे हुए कबूलनामे की जो साक्ष्यिक वैल्यू है वो न्यूनतम होती है, मतलब मिनिमल। इसका वजन लगभग ना के बराबर होता है। चलिए, अब हम अपनी इस चर्चा के आखिर में आते हैं और उन सभी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं। एक मुकरे हुए कबूलनामे को अदालत सीधे सीधे खारिज नहीं करती। अदालतों को ये तसल्ली करनी होती है कि बयान मर्जी से दिया गया था और सच्चा था। सिर्फ इसके आधार पर किसी को दोषी ठहराना असुरक्षित माना जाता है। इसकी वैधता की जो चाबी है वो है स्वतंत्र सहायक सबूत, यानी संपोषण। और आखिर में बिना सहायक सबूत के इसकी वैल्यू सबूत के तौर पर बहुत ही कम है। और हम आपको इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। सत्य की खोज में हमारा जो कानूनी सिस्टम है वो एक आरोपी के कबूलनामे और उसी आरोपी के अधिकारों की सुरक्षा के बीच ये नाजुक संतुलन आखिर कैसे बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे न्याय सिस्टम के दिल में बसता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।